नमस्कार। साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं जो अनुसंधान की विधियाँ थी, 5 विधियाँ, ठीक है। तो हमने उसमें वो कवर की थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ये है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ठीक है मानकीकृत उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की मानसिक या व्यवहारिक विशेषताओं जैसे कि हमारी बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता, अभिरुचि को निष्पक्ष रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें हमारी जो ठीक है जो विजडम होता है, हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है, हमारी जो योग्यताएं होती है या फिर हमारे इंटरेस्ट वगैरह जो है, अभिरुचियां हैं, तो इन सभी को मापा जाता है। इसमें किस तरह से मापा जाता है हम देखेंगे यहाँ पे। एक जो प्रमाणिक और अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निम्नलिखित में से 3 विशेषताओं का होना अनिवार्य है। कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, नंबर 1, ठीक है, मानकीकरण। तो जो ये मानकीकरण है इसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो परीक्षण को प्रशासित करने और उसके अंकों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया सभी के लिए बिल्कुल समान होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मानक तैयार किए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति के अंकों की तुलना दूसरे से की जा सके। जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे किसी पे, साइकोलॉजिकल कोई भी टेस्ट करेंगे बिहेवियर पे, तो उसमें सबके लिए सेम जो अंकों का मूल्यांकन है वो मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, प्रक्रिया जो है वो एक सेम होनी चाहिए, तभी तो हम, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कईयों के लिए टफ़ प्रक्रिया दी गई है तो हो सकता है टफ़ है तो उनके कम अंक, ठीक है, अंक आए, या किसी के लिए अलग तरह की से हमने कुछ आसान टेस्ट दिया हो तो उसके अच्छे मार्क्स आए, या फिर हमने किसी के लिए किसी के बिहेव के अनुसार उसमें टेस्ट में जो है क्वेश्चन रखे हो, तो इस तरह से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मान लो हमारे पास आयु सीमा के अनुसार है, हम 5 साल, ठीक है, 10 साल की आयु के बच्चों पे अगर टेस्ट करेगी तो उस लेवल के करेगी, ठीक है। तो 20 साल के करेगी तो उस लेवल के। ऐसा नहीं है कि 10 साल की और 20 साल की बच्चों के लिए सेम टेस्ट नहीं किया होगा, उनके लिए जो है एक मानकीकरण होगा, ठीक है। तो सबके लिए उनकी एज के हिसाब से ही हम टेस्ट व्यवस्थित करेंगे। तो दूसरा हमारा रहता है विश्वसनीयता, जिसको, ठीक है, रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या होती है ये हम देखेंगे। इसका अर्थ है जो परिणाम है, परिणामों की संगति या स्थिरता, जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है। यदि एक ही टेस्ट को एक ही व्यक्ति पर अलग अलग समय पर 2 बार आजमाया जाए तो दोनों बार जो परिणाम है वो लगभग सेम आने चाहिए, तभी उस हमें विश्वास होगा कि ये टेस्ट है बिल्कुल सही है, ठीक है, विश्वसनीयता बनी रहे उस पर, ठीक है। तो हमारा तीसरा रहता है वैधता, वैलिडिटी। इसका अर्थ है कि टेस्ट वास्तव में उसी चीज़ को मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। वैलिडिटी बहुत ज़रूरी होती है इसमें, ठीक है। यदि कोई टेस्ट बुद्धि मापने के लिए बना है तो उसमें हमारी जो है विजडम को ही मापा जाएगा, ठीक है। तो ना कि उसमें ऐसी हो कि हमारी भाषा या हमारा सामान्य ज्ञान या ज्ञान को मापे, नहीं। जहाँ पे विजडम है, विजडम के लिए कुछ अलग से टेस्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ज्ञान, सामान्य ज्ञान है, उसके लिए कुछ अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी वैलिडिटी ये रहती है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए बना है उसी को ही मापना है इसमें। तो हमने देखा मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस तरह से होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा है वो एनालिसिस ऑफ डेटा है। जैसे कि हमने पहले बताया जो प्रदत्त विश्लेषण, ठीक है, डेटा मीन्स प्रदत्त विश्लेषण। तो मनोवैज्ञानिक जांच में जब शोधकर्ता विभिन्न विधियों जैसे प्रयोग, सर्वेक्षण या प्रेक्षण के माध्यम से डेटा इकट्ठा कर लेता है तो वह कच्चा डेटा, जो रॉ डेटा होता है, सीधे तौर पर कोई स्पष्ट अर्थ नहीं देता। उस डेटा को समझने और उसके जो निष्कर्ष है उसको निकालने के लिए उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है उसका विश्लेषण करना, ठीक है। तो जो हमारी बुक है इसके अनुसार मनोविज्ञान में एकत्रित, ठीक है, एकत्र किए गए डेटा के विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है
परिमाणात्मक विधि जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। तो जब शोधकर्ता को प्राप्त डेटा संख्याओं के रूप में होता है, जैसे किसी की बुद्धि या किसी की बुद्धि परीक्षण के अंक, परीक्षा के प्राप्त अंक या किसी प्रश्नावली में 1 से 5 की रेटिंग, तब जो परिमाणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे रिसर्चर होते हैं, तो जो उनको डेटा प्राप्त हुआ हो, ठीक है, तो उसमें संख्याओं का रूप हो, ठीक है। जैसे 1 में से 5 की रेटिंग देनी है, जिसमें जैसे हमारी एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम में हमारे को किसी जैसे हमारे 100 में से हमारे कितने मार्क्स आते हैं, इस तरह से ही संख्याओं के रूप में डेटा रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें हम क्वांटिटी मापते हैं, कितनी क्वांटिटी रहेगी, उसके लिए तो नंबर्स ही रहेंगे, नंबर्स और स्कोर रहेगा, उसको बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो दूसरा रहता है, इस विधि में डेटा का विश्लेषण करने के लिए जो हमारी सांख्यिकीय पद्धतियाँ, जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, इसका सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित का उपयोग होता है। क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यह पूरे डेटा का एक प्रतिनिधि अंक, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव स्कोर निकालने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, मीन मीडियम मोड, किस तरह से मीन मीडियम मोड से अंक निकाले जाते हैं। जैसे मीन है, सभी अंकों का औसत, एक एवरेज, उसको बोलते हैं मीन, ठीक है, माध्य, बीच वाला जो एवरेज निकला है, ठीक है। तो डेटा का बिल्कुल बीच का अंक है मिडिल वैल्यू, जिसको हम मीडियन बोलते हैं। और जो मोड होता है वो बहुलक होता है, वो अंक जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार आया हो, उसको क्या बोलते हैं? मोड। जैसे हमारे पास 7 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट है, 7 में से हमारे पास हमारे 5 सब्जेक्ट में हमारे को 80 80 80 80 मार्क्स आए हो, तो वो कितना है? बहुलक क्या है हमारा? 80 है, ठीक है। डेटा का बिल्कुल बीच का अंक जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो मध्य अंक कौन सा है? ठीक है, 100 में से सबसे बीच वाला कितना हमारा अंक आया, वो होगा, ठीक है, मीडियन। तो माध्यम क्या रहता है? ठीक है, मीन रहता है सभी अंकों का औसत, सभी जो अंक आए हमारे, 5 में 80 आए हैं, या फिर बाकी में 3 में 30 आए हैं, ठीक है, उसका एवरेज कितना होता है, उसको बोलते हैं मीन, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो उसके बाद हम देखते हैं, हमारा सबसे पहले वाला कौन सा था? जो ये था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कितने, ठीक है, मीन मीडियम मोड आते हैं। फिर उसके बाद है परसेंटेज और बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको कैसे निकालते हैं? यह देखने के लिए कि कितने छात्रों का प्रतिभागियों ने एक समान अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए होता है प्रतिशत, किस लिए, और या फिर फ्रीक्वेंसी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये इसलिए होते हैं कि कितने छात्रों या जो प्रतिभागी है उन्होंने एक समान अंक प्राप्त किए हैं, कितने परसेंटेज में, ठीक है, उसमें परसेंटेज निकाले जाएंगे, फिर देखिए कितने छात्रों का है, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद रहेगा सहसंबंध गुणांक, इसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? जैसा कि हमने ठीक है, जो हमारा संबंधात्मक विधि में पढ़ा, यह दो चरों के बीच के सांख्यिकीय संबंध की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो चर, ठीक है, दो चरों के बीच की सांख्यिकीय संबंध, जो दो चरों के बीच की कोई नंबरिंग होती है, ठीक है, उसकी जो गणना है उसके करने के लिए उपयोग क्या होता है? सहसंबंध गुणांक। जैसे एक का दूसरे से क्या संबंध है, पहले हमने बताया था। जैसे पहला चर है कि छात्र 5 घंटे पढ़ता है, ठीक है, और उसका दूसरा चर है कि वो बहुत अच्छे नंबर लाता है, तो उन दोनों में क्या एक से दूसरे में संबंध है, तो सहसंबंध का जो उनकी गणना की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सहसंबंध गुणांक, ठीक है। तो इसमें एक उदाहरण है, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों में से किसके गणित में ज़्यादा, ठीक है, गणित में ज़्यादा अंक आते हैं, तो हम दोनों समूहों के अंकों का माध्य, जो मीन है, निकालेंगे, ठीक है। फिर जो सांख्यिकीय परीक्षण है, जैसे टेस्ट होता है टी टेस्ट, के ज़रिए उनकी तुलना करेंगे। सांख्यिकीय जो एक्चुअली परीक्षण रहेगा, तो उसके
तहत हम क्या करेंगे, उन दोनों की तुलना करेंगे, उसको ही सहसंबंध गुणांक कहेंगे, जहाँ पे ठीक है दोनों के बीच एक तुलना होगी। तो फिर हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गुणात्मक विधि। तो मानव व्यवहार जो क्वालिटेटिव मेथड्स होता है हमारा, एक पहले तो क्वांटिटी था, हमने किससे कितना, ठीक है इसमें हम नंबरिंग्स का रहता है क्वांटिटी में, तो क्वालिटी में क्या रहता है, मानव व्यवहार के कई पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें संख्याओं या अंकों में नहीं मापा जा सकता। उदाहरण के लिए किसी माँ द्वारा अपने बच्चों को खोने का दर्द, किसी दंगे के पीड़ितों का अनुभव, या किसी व्यक्ति के सपने। इस प्रकार के अनुभव को दर्ज करने के लिए गुणात्मक विधि का उपयोग होता है। कैसे, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कोई, ठीक है जैसे हम साइकोलॉजी में ही, जैसे किसी कोई डिप्रेशन में है, कोई दुख में है, मान लो किसी का अपना बच्चा मर गया किसी माँ का, तो हम उसको ये तो नहीं है कि उसको 10 तक दुख हुआ, उसको 100 तक दुख हुआ है, ठीक है, इसको एक क्वालिटी होता है, किस क्वालिटी तक के लिए है, ठीक है, तो इसको गुणात्मक विधि का उपयोग इसमें किया जाता है, क्वालिटेटिव मेथड्स किया जाता है। जैसे ऊपर पहले हमने किया था, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, उसमें क्वांटिटी हम गिन सकते हैं, तो इसमें क्वालिटेटिव रहता है, ये गुण के आधार पर रहता है कि किस लेवल तक है। यहाँ डेटा अंकों में नहीं होकर शब्दों, वाक्यों या साक्षात्कारों के विवरण, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट्स या डायरियों के रूप में होता है। इसका विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ता निम्नलिखित तरीके अपनाता है। विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस इसमें रहता है। इसमें शोधकर्ता प्रतिभागियों द्वारा कहे गए शब्दों या लिखे गए वाक्यों को बार बार पढ़ता है और उनमें से मुख्य थीम या श्रेणियाँ जो कैटेगरीज रहती है उसको ढूंढता है। ठीक है, जो कथनात्मक विश्लेषण रहता है यहाँ पे, इसमें व्यक्ति द्वारा सुनाई गई कहानी या उसके जीवन के अनुभव के प्रभाव का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ताकि उनके ताकि उसके जीवन के अनुभव के प्रभाव को जो गहराई से विश्लेषण किया जाता है, ताकि उनके मानसिक अर्थ को समझा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो नरेटिव एनालिसिस रहता है, नरेटिव एनालिसिस में क्या रहता है, इसमें जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो कुछ कहानी सुनाई गई है अपने जीवन के अनुभव पे, ठीक है, तो उसका प्रभाव जो है वो या गहराई से विश्लेषण किया जाता है उसके प्रभाव का, कि उसके जीवन में क्या प्रभाव रहा है जो वो सुना रहा है कहानी उसका, तो ताकि उसके जो मानसिक अर्थ है उसको समझा जा सके। ठीक है, तो उसके मानसिक अर्थ की, उसके कहने का क्या अर्थ है, क्यों ये कहानी सुना रहा है, क्या इसका, तो उसको एक एनालाइज कर सके हम पूरा नरेटिव को। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये तरीका रहता है। ठीक है, तो पहला हमारा रहता है विषय वस्तु विश्लेषण। यहाँ पे ये रहता है, हम इसमें शोधकर्ता जो है वो प्रतिभागियों द्वारा कहे गए शब्दों या लिखे गए वाक्यों को बार बार पढ़ता है और उनमें से मुख्य थीम या श्रेणियाँ ढूंढता है। ठीक है, जो मुख्य थीम रहेंगी और मुख्य श्रेणियाँ रहेंगी, जो भी वो कहानी सुना रहा है, जो भी उन्हें वो इशू आ रहा है, ठीक है, जिस पे वो मुख्य फोकस कर रहा है, जिसका लग रहा है कि इसका जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, उसको पहले ढूंढेंगे। ठीक है, तो प्रभाव जो उसका, उसके बाद उसकी मानसिक अर्थ को समझा जाएगा कि जो ये थीम है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या कारण चीज़ें, तो उसकी जो नरेटिव उसको पूरा सुना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन कर रहा है कि भारत के किसी सुदूर गांव में महिलाओं को किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो वह उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करेगा। विश्लेषण के दौरान वह देखेगा कि क्या अधिकतर महिलाएं शिक्षा की कमी या घरेलू हिंसा या आर्थिक निर्भरता जैसे शब्दों का बार बार जिक्र कर रही है। ठीक है, इन मुख्य शब्दों के आधार पर ही वह निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, तो अगला रहेगा मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं। तो हमारी जो लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, एक्चुअली इंक्वायरी नहीं रहेगा यहाँ पे, आप रिसर्च कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो क्या लिमिट्स रहती है जब हम किसी पे रिसर्च करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की तुलना में मनोविज्ञान की जांच की कुछ सीमाएं होती है, जैसे सच्चे शून्य बिंदु का अभाव, लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। इसका मतलब क्या रहता है, मनोविज्ञान में कोई
ठीक है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है, यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण में स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास शून्य बुद्धि है, समझे। तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों की सापेक्षिक प्रकृति जो रहती है, रिलेटिव नेचर ऑफ टूल्स रहता है, भारत में विकसित किया गया कोई बुद्धि या व्यक्तित्व परीक्षण अमेरिका के लोगों पर उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की संस्कृति, कल्चर और रहन सहन सब कुछ अलग है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग वो विधि बनाई जाएंगी। ठीक है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल पावर हो उसको जानने के लिए। तो ये हमारा रिलेटिव नेचर ऑफ टूल्स रहता है। ठीक है, किसके सापेक्ष में, उपकरणों के प्रकृति के सापेक्ष में जो उपकरण है वो अलग अलग यूज़ होते हैं मनोविज्ञान में, इसका ये मतलब है। ठीक है, तीसरा रहता है हमारा परिवर्तनशीलता, ह्यूमन, ठीक है, सब्जेक्टिविटी। मनुष्यों का व्यवहार हर समय एक जैसा नहीं रहता, वह समय, थकान और मूड के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन सब्जेक्टिविटी रहती है। यहाँ पे क्या है, मनोविज्ञान जांच की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ, तो इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह की सीमाएं रहती है मनोविज्ञान में। ठीक है, कभी कभी हम जो हमारा परिवर्तनशील अगर हमारा व्यवहार रहता है तो हम उसी हिसाब से उस पर जो रिसर्च है वो करते हैं कि हमारा कब कहाँ पे कैसा मूड रहता है, क्यों ख़राब होता है मूड, कब ठीक है कब रिलैक्स है, तो उस पर हम रिसर्च भी उस तरह की रखेंगे। नैतिक मुद्दे हम यहाँ पे देखेंगे, जो एथिकल इश्यूज़ है। चूँकि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जीवित मनुष्यों और पशुओं पर किए जाते हैं, इसीलिए शोधकर्ता को कुछ कड़े नैतिक नियमों, एथिकल जो गाइडलाइंस होती है उसका पालन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी करे। ठीक है, स्वैच्छिक सहभागिता, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो उनकी हामी है वो शामिल होनी चाहिए। उनकी ठीक है, जो शोध शामिल होने वाले देखो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम पे हम शोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वो खुद की इच्छा हो उनकी, ठीक है, उनकी हाँ शामिल होनी चाहिए, तभी हम उन पे उसकी मर्जी से ही हम उस पर कोई शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो बीच में भी अपना शोध छोड़ना चाहे अपनी मर्जी से तो वो छोड़ सकता है, ऐसे नहीं कि तुमने शुरू क्यों किया अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जो भी शामिल है होता है उसमें, तो जब चाहे वो छोड़ भी सकता है अपने रिसर्च को बीच में। तो सूचित सहमति जो है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या होता है, शोध शुरू होने से पहले जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, उनको शोध के स्वरूप और उसमें होने वाले संभावित जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, जो जो भी होगा हम पहले ही बताएंगे कि हम आप इस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, इसमें इस तरह का, ठीक है, सारी ये हमारी पूरी जानकारी रहेंगी, हम किस तरह से करेंगे, तो उसके क्या आपके जोखिम रहेंगे या फिर किस तरह के परिणाम रहेंगे वो हम पहले ही उनको बताएंगे। ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, ये कहाँ है, यही तो हमारा जो नैतिक मुद्दे हैं, एथिकल इश्यूज़ है, इसमें कुछ एथिकल इशू है, ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गोपनीयता रहती है, जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। जो प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, उनसे जुड़ी सभी जो भी निजी जानकारियाँ होती है, उनका पर्सनल डेटा होता है, उनके स्कोर, ठीक है, पूरे तरह से वो कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, गुप्त रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति का जैसे 0 IQ आया तो हम बता दें कि ओहो वो तो इतना, ठीक है, उसकी तो उसका IQ लेवल इतना कम है, 0 आया है। ऐसे नहीं कि हम ठीक है, सोसाइटी में जाके उसको नीचा दिखाया, फिर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गोपनीयता इसमें रहती है। तो प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिपुष्टि जो रहती है, डीब्रीफिंग, प्रयोग या शोध, जब भी रिसर्च समाप्त होने के बाद यदि जो शोधकर्ता रिसर्चर है ने कोई जानकारी छुपाई थी, ठीक है, जो डिसेप्शन किया था, तो उसे प्रतिभागियों को शोध के वास्तविक उद्देश्य और निष्कर्षों से अवगत कराना चाहिए। मान लो स्टार्टिंग में हमने नहीं बताया, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो हम बताना रहेगा कि इस तरह की, ठीक है, हम ये जो शोध है तो इसका वास्तविक किस लिए ये किया जा रहा था, क्या किस लिए जा रहा था, रोप छुपाया जाता है पहले, तो बाद में बताना है कि इसके लिए किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ये सीरीज़ है ये ख़त्म होती है। यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है साइकोलॉजी का 11th क्लास का, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो चैप्टर 3 पे रहेगा, जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा 3rd चैप्टर। ठीक है, तो
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा और ये बहुत आसान तरीके से और शॉर्ट टर्म में है। तो अगर आपको ये ठीक लग रही है वीडियोस, प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी मैं आपके लिए ठीक है नई वीडियो ला पाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।